हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ एन अवेयरनेस अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स जो जैन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और जो मई 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने आया हूं मैं। वैसे तो मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दिया था जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। That is CA Final DT paper September 2025 for नेपाल स्टूडेंट्स। नेपाल में कुछ रायट्स चल रहे थे, कुछ दिक्कत चल रही थी, तो आप लोगों का जब एग्जाम हुआ था सितंबर का, तो नेपाल वाले स्टूडेंट्स का डीटी का एग्जाम, इनफैक्ट पूरे ग्रुप 2 का एग्जाम कैंसिल हो चुका था। तो अभी परसों के दिन, आज कितनी तारीख है, आई थिंक सो आज 8 तारीख है, 6 तारीख को उनका डीटी का पेपर था, 6 अक्टूबर को। तो उनका डीटी का पेपर जो इंस्टीट्यूट ने पूछा उनके लिए, वो एक बोल सकते हो आई ओपनर है हम सबके लिए, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं फॉर जैन 26 या मई 26 या ऑनवर्ड्स सितंबर 26 या टिल जैन 27, जब तक ये पुराना इनकम टैक्स लॉ आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। तो इंस्टीट्यूट ने इस पेपर के अंदर क्या किया? वैसे तो इंस्टीट्यूट को एक नॉर्मल पेपर पूछना चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर सबको पूछा था वैसा ही कुछ पूछना चाहिए था, बट नहीं। इंस्टीट्यूट ने इस पेपर में पूरा पैटर्न ही बदल डाला। एमसीक्यूज मैंने देखे नहीं है, आई हैव डोंट हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ एमसीक्यू, बट डिस्क्रिप्टिव पेपर का मुझे कुछ हमारे नेपाल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया और उन्होंने बोला कि सर इस पे कुछ आप बात कीजिए कि पेपर कैसा था आपकी नज़र में। तो मेरी नज़र में ये पेपर एक आई ओपनर है। जो नेपाल वाले स्टूडेंट जिसने एग्जाम दे दिया वो दे दिया, वो छोड़ दो। अब जैन 26 और सितंबर 26 और मई 26 और जैन 27 वाले बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बातें बोल रहा हूं आपके लिए। अगर इंस्टीट्यूट ये हरकतें नेपाल वालों के लिए कर सकता है तो आप लोगों के लिए भी कर सकता है। सारा एबीसी एनालिसिस, सारा पेपर फॉर्मेट, सारे जो अनुमान आप लगाते हो वो सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर इस तरीके का पेपर आ जाए तो। दिस पेपर, आई एम नॉट सेइंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट पेपर, बट यस इट वाज अनएक्सपेक्टेड पेपर। जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछना था उन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं पूछा। जिस ऑर्डर में पिछले 20 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस डाले जा रही है, वो ऑर्डर पूरा इधर का उधर उथल पुथल कर दिया, पूरा इधर का उधर घुमा दिया। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे पूछे जो आपके स्टडी मटेरियल में है तक नहीं, और कुछ क्वेश्चंस गलत। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पेपर टुडे, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मैं आपके साथ ये यहां पर कोई एक एक एडजस्टमेंट डिस्कस करने नहीं आ रहा हूं। मैं इंडिया वाला पेपर भी पूरा डिस्कस करूंगा और मैं ये वाला पेपर भी पूरा डिस्कस करूंगा सही समय पर। अभी डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, एग्जाम आपका हो चुका है। अभी मैं सही आंसर बोलूं या गलत आंसर बोलूं, आपके नंबर बढ़ने नहीं वाले उससे। मेरा ये पेपर के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैन 26 वाले थोड़े चौकन्ने हो जाए, मई 26 वाले आगे वाले थोड़े चौकन्ने हो जाए कि पेपर फॉर्मेट में भयंकर बदलाव कर सकता है इंस्टीट्यूट। जैसे इस पेपर के अंदर टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट से कुछ पूछा ही नहीं, और टीडीएस से भर भर के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे। कैपिटल गेन से बहुत ज्यादा नहीं पूछा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से भर भर के पूछा, ट्रांसफर प्राइसिंग से एक क्वेश्चन पूछा, और थियरी तो ऐसा पूछा तो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में नहीं है ये। तो मैं आपके साथ बस ये पेपर का पैटर्न डिस्कस करने आया हूं, मैं पेपर के आंसर्स डिस्कस करने नहीं आया हूं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला टोटल इनकम क्वेश्चन है। ऐसा टोटल इनकम क्वेश्चन आपने अभी तक कहीं नहीं किया होगा। वैसा क्वेश्चन पूछा इन नेपाल वालों को, जहां पर आपको बहुत कुछ निकालना है। इसके अंदर इतना लंबा क्वेश्चन है जिसमें टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है, नॉर्मल रेजिम के हिसाब से निकालना है, फिर बाद में आपको कंसेशनल रेजिम 115 BAA BAB जो भी आता है उसके हिसाब से निकालना है। सब कुछ करने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका ऑब्जर्वेशन बताना है आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काम सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। कुछ लोन और डिपॉजिट लिया गया यहां पर क्लाइंट और दो लोगों के बीच में, आपको बताना है ये लोन पे क्या ये ऑब्जर्वेशंस आपके क्या है, क्या कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है एसएससी ने, क्या ये दो पार्टी इनकम टैक्स के प्रोविजन को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर एक देखो क्या बारीक बारीक ऐसे प्रोविजन जो जनरली हम छोड़ देते हैं मतलब क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़ के जाते हो, ठीक है। लाइक बोनस ट्रिपिंग, बोनस ट्रिपिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, चेक करो।
बोनस ट्रिपिंग जैसा प्रोविजन, जो इतना छोटा सा प्रोविजन है, उसके ऊपर क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये एक सिंपल क्वेश्चन था DTAA का, नथिंग ग्रेट एज सच। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लास में किए। उसके बाद ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन टैक्स ऑडिट के अंदर जो टर्नओवर का डेफिनेशन आपने पढ़ा है ना, उसको टारगेट कर करके क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताता हूं, देखो क्या बहुत अंदर घुस रहा है इंस्टीट्यूट। इसलिए मैंने आपको बोला भी था क्लास में कि टैक्स ऑडिट का जो चैप्टर है वो आपको डिटेल बुक से ही पढ़ना चाहिए, आपको उसे कलर बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। यहां वहां से जो चीज मैं बोल रहा हूं आप सुन लिया करो प्लीज, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। मैंने आपको बोला था कि टैक्स ऑडिट का चैप्टर आप कलर बुक से ही पढ़ो। ये दिख रहा है आपको, सेल्स टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, इसको पकड़ के इन्होंने क्वेश्चन पूछा है टैक्स ऑडिट का, कि टर्नओवर के डेफिनेशन में डिस्काउंट नहीं आता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं आता है, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, वो चीज को पकड़ के इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सी द लेवल एट विच दे आर आस्किंग द पेपर, चेक इट ओवर। टर्नओवर है आपका, उसमें ट्रेड डिस्काउंट आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इंक्लूड है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, गुड्स रिटर्न की है कुछ, आपको लेना है कि नहीं लेना है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडेड, इसमें लेना है कि नहीं लेना है, वो चीज डिसाइड करके आपको पता लगाना है कि एसएससी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है या टैक्स ऑडिट के लिए नहीं लायबल है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त, ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे को नहीं आया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है ऑफ टैक्सेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के चैप्टर में है ये, लेकिन ये आपके बुक में नहीं है, कहीं आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है ना, इन्होंने आज से 6 साल पहले पूछा था ओल्ड कोर्स में, सेम क्वेश्चन सेम, तभी भी ये बुक में नहीं था इंस्टीट्यूट के। ये जनरल प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रैक्टिकल लाइफ में से कुछ चीजें पूछना चाह रही है इंस्टीट्यूट आपको। ये एक हिंट है कि 2 4 5 मार्क का पेपर ऐसा भी आ सकता है जो आपने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं होगा। When I will discuss the paper completely with each and every question, मेरी आदत होती है, जैसे अभी जैन वालों के लिए मैं सितंबर तक के सारे पेपर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, उसमें ये भी डिस्कस करूंगा। मई वालों के लिए मैं जैन तक के सारे पेपर्स, आरटीपी एमटीपी सब डिस्कस करता हूं, उसमें ये भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। बट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं इन सब चीजों के ऊपर। देन ये अमेलगमेशन के ऊपर सिंपल क्वेश्चन था, जहां पर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना है अमेलगमेटिंग कंपनी से अमेलगमेटेड कंपनी की तरफ, कौन कौन से लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये नहीं होता है, एक्सेट्रा। ओके, देन कम्स योर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन शिपिंग बिजनेस के ऊपर है, और एंड में इंस्टीट्यूट बोलता है कि सॉल्व एज पर चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 यहां एप्लीकेबल ही नहीं होता है, चैप्टर 12 एप्लीकेबल होता है एनआरआई के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस की इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले ये एसएससी एनआरआई नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट है। सेकेंडली, अगर ये एनआरआई है भी तो इसने एनआरआई का चैप्टर 12 के अंदर जो इनकम्स कवर्ड है उसमें से वो कुछ भी नहीं कमा रहा है। ओके, ये सब चैप्टर 12 की इनकम थोड़ी है। चैप्टर 12 में क्या आता है, स्पेसिफाइड असेट से जो आप इंटरेस्ट कमाते हो, डिविडेंड कमाते हो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाते हो, वो आता है चैप्टर 12 के अंदर। क्वेश्चन ही गलत है इनका, ठीक है, क्या बना दिया पता नहीं, भगवान ही जानता है, ठीक है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट करके बताओ। फिर टीडीएस के कुछ क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले नहीं है। पहला वाला 194 बी के ऊपर हॉर्स रेस का टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद यहां पर आपको 194 आईसी और 194 आई दोनों को पढ़ना पड़ेगा और फिर पता लगाना पड़ेगा दोनों में से कौन सा प्रोविजन यहां पर लगता है। और फिर तीसरा वाला ये आपका डीम डिविडेंड के ऊपर आपका टीडीएस आएगा 194 के अंदर, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल अमाउंट्स टू डीम डिविडेंड अंडर 222 डी, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज डी में ये डीम डिविडेंड माना जाता है, और इसके ऊपर कंपनी को 10% टीडीएस काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 194। इतनी बारीकियों में घुस घुस के इन्होंने प्रोविजन पूछा है। तो कुछ क्वेश्चंस जबरदस्त थे, कुछ क्वेश्चंस एवरेज थे। ओवरऑल पेपर अलग लेवल का था, पेपर पैटर्न भी अलग हो गया पूरा। जनरली पहला क्वेश्चन आपका टोटल इनकम होता है, यहां भी पहला क्वेश्चन टोटल इनकम ही था। फिर इंस्टीट्यूट केस लॉस पूछता है, केस लॉस पूछा ही नहीं। फिर इंस्टीट्यूट वो एंड वाले थियरी टॉपिक्स पूछता है, वो पूछा ही नहीं। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग पूछा ही नहीं। इक्वलाइजेशन लेवी पूछा ही नहीं। टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स पूछा ही नहीं। पेपर पैटर्न पूरा बदल गया है। क्या समझू मैं इससे, क्या ये पेपर पैटर्न रहने वाला है फॉर Jan 26? वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। वी कैन नॉट रिलाई टू मच ऑन एबीसी एनालिसिस नाउ। जो एबीसी एनालिसिस मैंने सितंबर 25 वालों के लिए किया था, भारत के स्टूडेंट्स के लिए, वो वहां तो काम आ गया, लेकिन यहां नहीं काम आया वो। तो आगे करने के पहले मुझे खुद को भी सोचना पड़ेगा, यस और नो। और अब Jan 26 वालों के लिए मैं बहुत ज्यादा एबीसी एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि पूरा 360 डिग्री यू टर्न मार दिया इंस्टीट्यूट ने। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अभी भी मैं बोल रहा हूं, जिसने अपना 26 पेपर का कंपाइलेशन अच्छे से करके गया था, जिसने अपना क्वेश्चन बैंक अच्छे से करके गया था, उनके लिए ये पेपर भी एवरेज ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इस पेपर के अंदर जो आपने किया नहीं है अपने 26 पेपर कंपाइलेशन के अंदर। यस, वो सिर्फ उस कंपाइलेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है आपको। आपको पहले कलर बुक अच्छे से पढ़नी है, जैन 26 वाले, मई 26 वाले, और फिर आपको 26 पेपर का जो कंपाइलेशन है आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट, वो आप कर सकते हो। आप पास आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम पेपर। ओके, देन कम्स ये आपका 94B के ऊपर एक प्रोविजन डाला इन्होंने। 94B के अंदर कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, एबिटा वेबिटा दिया है। उसके बाद यहां पर वापस से टीडीएस पे एक क्वेश्चन आया 194N, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं था। 206C टीसीएस के ऊपर ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो टीडीएस पे टोटल 20 मार्क पूछ लिया, 4 मार्क इधर, 4 मार्क इधर, 8 हो गया, 8 ये हो गया, और 4 4 और 12 मार्क इधर। 70 में से 20 मार्क टीडीएस, समझ लो कितना परसेंट हो गया, लगभग 30%, ऑलमोस्ट 30% उन्होंने सिर्फ टीडीएस ही पूछ लिया। और ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में बता रहा हूं, इसके अलावा इन्होंने जो एमसीक्यू में पूछा होगा वो तो मुझे पता भी नहीं टीडीएस वहां पर पूछा है कि नहीं पूछा है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो था वो एक ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था, वो एक सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास में बहुत बार किए हैं, सो दिस वाज नॉट अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। सो ओवरऑल पेपर सर, ओवरऑल पेपर अगर स्टूडेंट एक दिमाग के अंदर एक फॉर्मेट लेके एक सेंटर पे गया था तो उसको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर स्टूडेंट ने ये परसेप्शन से पेपर देने गया था कि भाई मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, इंस्टीट्यूट को जो पूछने का है पूछो, तो उसके लिए पेपर एवरेज था, अबव एवरेज था। एकदम इजी भी नहीं बोलूंगा, एवरेज भी नहीं बोलूंगा। जिस बच्चे ने ये परसेप्शन से गया था कि पहला क्वेश्चन टोटल इनकम ही आएगा, दूसरा नॉन रेजिडेंट ही आएगा, तीसरा ट्रस्ट ही आएगा, चौथा ट्रांसफर प्राइसिंग ही आएगा, पांचवा केस लॉ ही आएगा, छठा गार ही आएगा, उसको तो वो डिफिकल्ट लगेगा, वो पेपर देख के घायल हो जाएगा। वो पेपर देख के उसको लगेगा ये क्या आ गया पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्या आ गया, तीसरा का मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और क्या आ गया। सो वी नीड टू नाउ रीथिंक अवर माइंड, अपने दिमाग को रीथिंक करना होगा कि फ्रॉम नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनी पेपर पैटर्न, वी विल स्टडी एवरीथिंग द वे आई हैव टॉट यू एवरीथिंग इन क्लास। जैसे मैंने आपको हर चीज बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से पढ़ाई है, वेदर इट इज अ रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, अब जाके मजा आएगा कि पेपर जब ऐसा आएगा ना, तब बच्चे को रियलाइज होगा कि ऊपर ऊपर पढ़ने से डायरेक्ट टैक्स में काम नहीं चलने वाला है। तो जैन 26 स्टूडेंट्स, May 26 स्टूडेंट्स, आई हैव ओनली वन एडवाइस फॉर यू ऑल, स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। अपनी कलर बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से करो डिटेल में 2-3 बार, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम्स वेरी इजीली। और साथ साथ में आप अपने एमसीक्यू वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। ये 3 चीज को आप अपना मेन टारगेट समझ के चलो, यू विल डू ग्रेट इन एग्जाम। नो मैटर पेपर ऐसा आएगा कि कुछ और तरीके से आएगा, इससे भी अलग फॉर्मेट आएगा, तो आपको फॉर्मेट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड बी रेडी कि जैन 26 में भी ऐसे ही कुछ सरप्राइज देने वाला इंस्टीट्यूट आपको, बी रेडी फॉर इट। और फिर अगर सरप्राइज नहीं देगा तो कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट हम लोग मानसिक तौर पे तैयार तो है उस चीज के लिए, एटलीस्ट वी आर रेडी फॉर दैट मेंटली। लेकिन अगर पहले से ही आप ये मान के चलोगे कि हाँ बस यही आने वाला है, सब सिंपल सिंपल आने वाला है, तो फिर आपको पेपर में डिफिकल्ट हो जाएगा, पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप पैनिक हो जाओगे, आप डर जाओगे, आप घबरा जाओगे। तो ये पेपर का डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरे को कोई आंसर नहीं डिस्कस करना है, वो सब मैं करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। ये पूरा पेपर में एक इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आने दो भाई, उसके पहले नहीं करता मैं, उसके पहले मैं करूंगा विवाद होता है फिर कि आपने ये आंसर बोला, इंस्टीट्यूट ने वो आंसर लिखा, इंस्टीट्यूट का तो पेपर ही गलत है, तो आंसर कहां से दूं मैं, मुझे बताओ। वो चैप्टर 12 कहां से लगता है उस क्वेश्चन के अंदर, चैप्टर 12 की कोई इनकम ही नहीं कमा रहा है ससी, तो कहां से लगेगा उसमें, कैसे सॉल्व करेगा एक बच्चा। कुछ बच्चे ये बोल रहे कोई एमसीक्यूज भी गलत थे शायद पेपर के अंदर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट एमसीक्यू, बट इस क्वेश्चन के बारे में मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि गलत है। सो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आ जाएगा भाई, उस हिसाब से ही मैं आंसर करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखो आपने क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड को क्या कर रहे वो लोग, ग्रॉस अप नहीं कर रहे, दिमाग खराब करके रखे, इसलिए बाद में विवाद नहीं हो। इसलिए जब पेपर आएगा इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल डिस्कस विथ यू ऑल, ओके। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूं लास्ट बार, घबराओ मत, मैं हूं आप लोगों के साथ। वॉट एवर यू हैव डन इन क्लास विद अस, दैट इज मच मोर देन दैट, बट दैट इज मच मोर देन एनी अदर स्टूडेंट हैज डन इन द एंटायर कंट्री, दैट इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमने कितना डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ा है। और जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो नेपाल में हमसे लेक्चर लिए थे, उन लोगों ने बोला सर
आपने जितना डेप्थ में पढ़ाया था, भले पेपर डिफिकल्ट था लेकिन हम लोगों ने इसमें काफी अच्छा किया, इतना तो हम बोल सकते हैं। पेपर अनऑर्थोडॉक्स था, नॉन ट्रेडिशनल था, अलग था, लेकिन सर हमारे लिए इतना इम्पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमने ऑलरेडी डेप्थ में पढ़ा था। हाँ, एक चीज उनको सरप्राइजिंग लगा कि पेपर पैटर्न पूरा बदल डाला इन्होंने, उससे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो अभी हम लोग को एडवांस में मालूम है कि जैन 26 में अगर पेपर पैटर्न बदलेगा तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय। बहुत जल्दी मिलता हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जैन 26 में, सेफ हार्बर रूल्स आए हैं आप लोगों के लिए, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डालने वाला हूं, ठीक है। सो उसका मैंने शॉर्ट में समरी भी बनाया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और उसका वीडियो भी मैं अभी बनाने वाला हूं अगले 2-3 दिन के अंदर, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, टेक केयर।